अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं भी अल्लाह के फ़ज़ल से खैरियत से हूँ। तो मैंने एक लेक्चर शुरू किया, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग इन सी प्लस प्लस। ये 12th क्लास की फेडरल बोर्ड की बुक है। ये मैं एक पूरे कोर्स में ख़त्म करूँगा और चैप्टर 3 से मैंने स्टार्ट किया क्योंकि इसमें कोडिंग्स है। तो 3.1 ये जो आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये मैंने पहले लेक्चर में पढ़ा दिए, जो कि सी की प्लेलिस्ट का पहला लेक्चर है। अगर आपने वो नहीं देखा तो आपके लिए देख लें, आपके लिए दूसरा लेक्चर समझना इजी हो जाएगा। कल के लेक्चर में मैंने आपको कंप्यूटर प्रोग्राम के बारे में, हेडर फाइल के बारे में, कमेंट्स के बारे में और रिजर्व वर्ड्स के बारे में बताया था। तो उम्मीद करता हूँ वो आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। तो आज उसी सीरीज़ का दूसरा लेक्चर है, तो कंटिन्यू करते हैं टाइम वेस्ट किए बगैर। अच्छा, तो आज हमारा पहला टॉपिक है कॉन्स्टेंट्स एंड वेरिएबल्स। ठीक है, तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। अब देखते हैं कि कांस्टेंट और वेरिएबल क्या होते हैं। सबसे पहले तो जेनेरिक इसकी जो डेफिनेशन है वो देख लेते हैं। कांस्टेंट एंड वेरिएबल्स आर यूज्ड इन प्रोग्राम टू परफॉर्म कैलकुलेशन ऑफ वेरियस टाइप्स। देयरफॉर इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड हाउ दे आर यूज्ड इन कंप्यूटर प्रोग्राम्स। ठीक है, वो कह रही है कांस्टेंट और वेरिएबल्स किस लिए यूज़ होते हैं प्रोग्राम में? कैलकुलेशन परफॉर्म करने के लिए। ठीक है, तो ये प्रोग्राम के कॉन्टेक्स्ट में हो गई डेफिनेशन। अगर वैसे मैं आपसे जनरल पूछूं कि यार कांस्टेंट्स क्या होते हैं और वेरिएबल्स क्या होते हैं, तो आपका क्वेश्चन ये होगा कि यार कांस्टेंट ऐसी चीज़ होती है जो कभी चेंज नहीं होती, और वेरिएबल ऐसी चीज़ होती है जो विद रिस्पेक्ट टू टाइम या विद रिस्पेक्ट टू एनीथिंग चेंज होती रहती है। ठीक है, अपनी वैल्यू को चेंज करती रहती है। तो इसी तरह प्रोग्राम में भी हमने बहुत सी कैलकुलेशंस करनी होती हैं। आप किसी भी तरह का प्रोग्राम लिख सकते हैं जिस तरह आपको ज़रूरत हो। अगर आपने एडिशन का प्रोग्राम लिखना है, ऐड करवाना है, तो आप एडिशन का लिखेंगे प्रोग्राम। और अगर आपने कांस्टेंट वगैरह का करना है तो आप वो लिखेंगे। ठीक है, कोई कांस्टेंट लगाना है अपने प्रोग्राम में तो आप कांस्टेंट लगा सकते हैं। तो अब मैं आपको सीधा लेके चलता हूँ उसकी तरफ, कल के लेक्चर की तरफ, वहीं से कंटिन्यू करता हूँ मैं आगे। ठीक हो गया, तो मैं इस पूरे को हटा देता हूँ, शुरू से लिखता हूँ ताकि आप लोगों को आसानी हो। तो कल हमने एक चीज़ पढ़ी थी, स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोग्राम। ठीक है, ये मैंने आपको पिछले लेक्चर में पढ़ाई थी। जिन लोगों को नहीं पता उनको मैं दोबारा से बता देता हूँ। सबसे पहले आता है प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव। प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव क्या होता है? हम एक हेडर फाइल को इंक्लूड कराते हैं। तो अभी फ़िलहाल के लिए मैं इंक्लूड कराता हूँ हैश आयो स्ट्रीम। ठीक है, ये इसका सिंटैक्स मैंने इंक्लूड करा दिया। फिर लिखता हूँ मैं यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी। ठीक है, फिर हमारे पास मेन फंक्शन आता था, तो मैं मेन फंक्शन भी लिख देता हूँ। फिर हमारे पास मेन की ओपनिंग और क्लोजिंग ब्रैकेट आती थी जो लग गई, और अब मेन की बॉडी जो भी हमने लिखना है। ठीक है, तो अब हमारा टॉपिक क्या है कि कॉन्स्टेंट्स एंड वेरिएबल्स। तो सबसे पहले मैं आपको फटैक से एक वेरिएबल बना के दिखा देता हूँ इसके अंदर बिना किसी देरी किए। ठीक है, तो वेरिएबल आप किस लिए यूज़ करोगे? वेरिएबल आप यूज़ करोगे कैलकुलेशन के लिए। ठीक हो गया, उस उन्होंने बताया हुआ कैलकुलेशन या और बहुत से टास्क होते हैं जो वेरिएबल से आप ले सकते हो। तो सबसे पहले मैं एक वेरिएबल बनाता हूँ इंट एक्स। अब मैंने जो इंट एक्स बनाया, ठीक है, ये एक एक वेरिएबल है इंटीजर। इंट इसकी टाइप है, इंटीजर इसकी टाइप है, इंटीजर टाइप का एक्स वेरिएबल है ये। यानी ये एक्स जो भी वैल्यू अपने अंदर स्टोर करेगा वो इंटीजर होगी। वो नंबर्स होंगे, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 10 हो सकता है, 11 हो सकता है, कोई भी ऐसा नंबर हो सकता है। एक्स इसको अपने अंदर ईजिली स्टोर कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि एक्स इंटीजर फॉर्म का एक वेरिएबल है। अब ये इंटीजर डाटा टाइप होती है। किसी भी वेरिएबल के साथ जब भी आप वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं तो उसका क्या स्ट्रक्चर होता है? डाटा टाइप। उसकी डाटा टाइप, वो टाइप क्या है, किस टाइप का डाटा वो अपने अंदर स्टोर करेगा, और वेरिएबल का नाम। ठीक है, जैसे प्रोग्राम का कोड का एक स्ट्रक्चर होता है, उसी तरह वेरिएबल की डिक्लेरेशन का भी एक स्ट्रक्चर है। तो क्या स्ट्रक्चर है? उसकी डाटा टाइप, किस टाइप का डाटा वो अपने अंदर स्टोर करेगा, और वेरिएबल का नाम। वेरिएबल का नाम आप कुछ भी दे सकते हो सिवाय रिजर्व वर्ड्स के। रिजर्व वर्ड्स नहीं दे सकते आप। इंट यानी फॉर नाम का वेरिएबल आप नहीं बना सकते। क्यों? क्योंकि फॉर एक रिजर्व वर्ड है। वो जब मैंने आपको रिजर्व वर्ड पढ़ाए थे तो तब मैंने आपको बताया था कि आप इसका आप वेरिएबल नहीं बना सकते। ठीक है, तो अभी तक हमने क्या समझा कि यार वेरिएबल को, ये एक इंट डाटा टाइप है और इसका एक वेरिएबल है एक्स। इंट टाइप का एक एक्स वेरिएबल है। तो अभी इस पूरे कोड में हमारे पास कितने वेरिएबल हैं? एक वेरिएबल है जो कि है एक्स, और वो किस टाइप का डाटा स्टोर करता है? इंट टाइप का। ठीक हो गया, यहाँ तक बात समझ आ गई। अब आप बोलोगे कि यार इसमें डाटा स्टोर करके दिखाओ।
ठीक है, तो मैं आपको स्टोर कर देता हूँ। अब कल मैंने आपको एक फंक्शन पढ़ाया था, आयु स्ट्रीम का एक फंक्शन होता है जिसको हम कहते हैं सी आउट। फंक्शन तो नहीं कह सकते, एक फंक्शनैलिटी है सी आउट। इसका सिंटैक्स इस तरह से है, सी आउट आप लिखेंगे और लेस देन के साइन आप लगाएंगे, ठीक है। और फिर जो भी आपने सी आउट का काम बेसिकली ये होता है कि आप अपने आप आउटपुट क्या कराना चाह रहे हैं, क्या दिखाना क्या चाहते हैं आप यूज़र को। तो सबसे पहले मैं बोलूँगा कि यार एंटर एन इंटीजर, ठीक है, एंटर एन इंटीजर, ये मैंने कह दिया यूज़र को कि यार सबसे पहले जब मेरा कोड चलेगा, सबसे पहले जब कोड चलेगा तो यहाँ से शुरू होगा, क्यों, क्योंकि बॉडी की पहली लाइन ये है, ठीक है। तो ऑब्वियस सी बात है कोड यहाँ से रन होना शुरू होगा। और वो तो ऑब्वियस है कि कोड लाइन 1 से ही शुरू होगा, लेकिन मेन इम्प्लीमेंटेशन तो हमने बॉडी के अंदर ही की है। तो सबसे पहले काम क्या करेगा, सबसे पहले वो आके एक वेरिएबल बना देगा एक्स नाम से, और उसके लिए रैम में जगह स्टोर करा देगा। अब ये मैं आपको समझाता हूँ बहुत आसानी के साथ, ठीक हो गया। तो यहाँ पर आप देखो होता किस तरह से है कि ये एक रैम होती है, ठीक है, रैम सबके कंप्यूटर में होती है, रैंडम एक्सेस मेमोरी, ठीक है। उसके अंदर ये जाके एक एक्स नाम का डब्बा बना देगा, इस डब्बे का नाम है एक्स, ठीक है। इस डब्बे का क्या नाम है, एक्स नाम है। क्यों, क्योंकि हमने उसको बताया था कि यार एक वेरिएबल है एक्स, उसके लिए जगह बना के रख लो अपने पास रैम में। तो जब वो इस लाइन पे वो आया, उसने देखा कि यार एक एक्स नेम का इंटीजर है, उसके लिए मुझे जगह चाहिए मेमोरी में। वो यहाँ आके मेमोरी में उसके लिए उसने जगह ले ली, ठीक है। अगली लाइन क्या कह रही है उसको, अगली लाइन उसको कह रही है कि एंटर सी आउट कराओ, सी आउट कराओ, स्क्रीन पे शो कराओ एंटर एन इंटीजर, ठीक है। फिर वो इंटीजर एंटर कराने को एंटर एन इंटीजर ये लाइन शो करा देगा। क्यों, क्योंकि हमने सी आउट में ये लिखा हुआ है कि एंटर एन इंटीजर, और सी आउट का काम आपको पता है कि वो जो भी हम उसके अंदर लिखते हैं तो वो हमें वही चीज़ आउटपुट दिखा देता है, ठीक है। और यूजुअली जैसा कि आपको पता है कि स्टेटमेंट टर्मिनेटर हर स्टेटमेंट के एंड में हम बाकायदगी से लगाते रहेंगे, ताकि उसको पता चल जाए कि ये अलग स्टेटमेंट है और ये अलग स्टेटमेंट है, ठीक है। ये भी मैंने आपको पिछले लेक्चर में पढ़ाया था, ये आप पहले अगर आपको नहीं पता तो जाके वो देख लो, उसमें मैंने डिटेल में बताया हुआ है, ठीक हो गया। यहाँ तक बात समझ आ गई कि सबसे पहले एक एक्स नेम की रैम में जगह वो रिज़र्व कर लेगा। यहाँ ये रैम में उसने अपने लिए जगह बना ली एक्स नाम से, क्यों, क्योंकि वेरिएबल का नाम एक्स है। उसके बाद वो क्या करेगा, हमारी स्क्रीन पे शो करा देगा एंटर एट इंटीजर। फिर इसी तरह का एक फंक्शन होता है जैसे कि सी आउट फंक्शन है ना, सी आउट का मतलब कंसोल आउट, यानी कंसोल पे आउटपुट दिखाओ, कंसोल पे आउटपुट दिखाओ। इसी तरह का एक और फंक्शनैलिटी है सी इन, यानी कंसोल से इनपुट लो, कंसोल से क्या लो, इनपुट लो, ठीक है। तो सी आउट का क्या सिंटैक्स था, सी आउट लेस देन, और जो भी लिखोगे इन्वर्टेड कॉमास में उसको लिख देना, जो भी आप लिखोगे इन्वर्टेड कॉमास के अंदर लिख देना, वो मैसेज आपका कंसोल पे शो हो जाएगा। फिर एक और फंक्शन है सी इन, कंसोल से इनपुट लो, ये और किस में स्टोर कराओ इनपुट, ज़ाहिरी बात है जब हम उससे इनपुट लेंगे तो कहीं ना कहीं तो स्टोर कराएंगे ना अपने पास। अगर हमने उससे एक चीज़ इनपुट ली है, मिसाल के तौर पे आप फेसबुक पे फॉर्म्स देखते हो, उधर लिखा होता है एंटर योर डेट ऑफ बर्थ, एंटर योर फ़ोन नंबर, तो ऐसा तो नहीं है कि वो बस सिर्फ आपसे मांग लेता है फिर उसने अपने पास कहीं रखा नहीं होता, नहीं, कल को आप फिर उसी ईमेल और वही फ़ोन नंबर और वही पासवर्ड दोगे तो वो दोबारा लॉगिन हो जाएगा, उसको उसके पास पड़ा हुआ है कि यार इस बंदे का यही पासवर्ड है और यही लॉगिन है, तो वो उसने क्या किया है अपने पास वेरिएबल में स्टोर करा के रख लिया अपने पास, ठीक है। तो इसी तरह जब भी आप कोई चीज़ इनपुट लोगे तो वो कहीं ना कहीं तो स्टोर कराओगे, क्यों स्टोर कराओगे, क्योंकि वो आपके काम की चीज़ है, वो आपके काम की चीज़ है, उसको आपने यूज़ करना है, इसीलिए तो आप मांग रहे हो यूज़र से, ठीक है। यहाँ तक भी क्लियर है। अब दोबारा मैं रिवाइंड करता हूँ, इंट एक्स का मतलब इंट उसकी डाटा टाइप है कि वो किस टाइप का डाटा स्टोर करेगा, तो वो इंटीजर का डाटा स्टोर करेगा, इस वजह से इंट। और क्या नाम है उसका, उस वेरिएबल का नाम है एक्स, ठीक है। और सी आउट, फिर हमने क्या किया, एंटर एन इंटीजर, ठीक है। और सी इन, फिर अभी सी आउट ने क्या किया कि कंसोल पे दिखा दिया मैसेज हमें कि एंटर एन इंटीजर। फिर सी इन क्या काम करेगा, सी इन क्या करेगा कि एक्स एक इनपुट लेगा कंसोल से, यानी कि यूज़र से इनपुट लेने के लिए वो रुका रहेगा कि यूज़र उसको कोई इनपुट दे, ठीक है। फिर वो उसको किस चीज़ में स्टोर करा है, वो उसको स्टोर करा है एक्स के अंदर,
ये एरो आप देख रहे हैं ना, एरो यानी कि सी इन कहाँ वैल्यू जो आ रही है वो कहाँ जा रही है, वो एक्स के अंदर जा रही है, एक्स की तरफ जा रही है वो वैल्यू। यानी इनपुट लो और किस में स्टोर करा दो, एक्स में स्टोर करा दो। तो हम यार हमारे पास यूज़र जो भी इंटीजर एंटर करेगा वो हम किस में स्टोर करा देंगे, एक्स में। क्यों? क्योंकि एक्स का हमने पहले से वेरिएबल बना के रखा हुआ है। अभी अगर मैं ये एक्स का वेरिएबल यहाँ से हटा दूंगा ना तो फिर वो एरर दे देगा, वो बोलेगा कि यार एक्स क्या चीज़ है, मेरे पास तो कोई जगह ही नहीं है कि उसको मैं कहाँ स्टोर कराऊँ। तो चूँकि हमने एक्स वो किया हुआ है, जगह ली हुई है, जगह बनाई हुई है, तो उसको पता है कि यार एक्स नाम की एक जगह मेमोरी में, उधर हमने जाकर डाटा स्टोर करा लेना है। ठीक है, फिर हम क्या कहेंगे कि सी आउट, दोबारा उसको सी आउट दिखा दें कि अब मैं चाहता ही हूँ कि जो वो इंटीजर एंटर करे वही मैं उसको दिखा दूँ कि आपने ये इंटीजर एंटर किया था। ठीक है, फिर मैं उसको दिखाऊंगा यू हैव एंटर्ड, यू हैव एंटर्ड। अब आप लिखोगे कि यार इसके आगे अब क्या लिखेगा, इसके आगे तो अब अगर आप आपको थोड़ी पता है कि उसने कौन सा इंटीजर लिखना है, इसके आगे तो आप जो भी लिखोगे इस कंसोल पे तो वही आएगा। तो मैं क्या करूँगा, जो भी मैं ये करूँगा कि इस तरह करके एक्स कर दूँगा, ये दोबारा से ये लगा के एक्स कर दूँगा। ठीक है, तो इससे हमें क्या पता चला, या इसको मैं यूँ कह देता हूँ, ये आपके लिए भी थोड़ा मुश्किल होगा। यहाँ तक मैं पहले सी आउट करा दूँगा, सी आउट क्या कराऊँगा, यू हैव एंटर्ड। ठीक है, यू हैव एंटर्ड, अब क्या एंटर्ड, तो दोबारा सी आउट कराओ कि यू हैव एंटर्ड एक्स। एक्स में जो भी वैल्यू पड़ी होगी वो हमें वो सी आउट करके दिखा देगा। अब एक्स में वैल्यू क्यों पड़ी हुई है, क्योंकि यहाँ पे हमने सी एन करवाया था एक्स के अंदर, एक इंटीजर था एक्स जिसको हमने डिक्लेयर कराया था शुरू में हमने एक एक्स नाम की जगह मखसूस कर ली थी, क्योंकि हमें पता था कि हमें एक इंटीजर चाहिए अपने प्रोग्राम में। फिर हमने यूज़र को बोला कि एंटर एन इंटीजर, एक इंटीजर दो हमें, एक इंटीजर हमें दो। फिर हमने क्या किया कि एक सी एन का फंक्शन यूज़ किया और उसके अंदर सी एन के मदद से एक्स के अंदर जो भी यूज़र वैल्यू देगा वो हमने एक्स के अंदर स्टोर करा दी। फिर हमने उसको कहा कि यू हैव एंटर्ड एक्स। अब आपका यहाँ पे क्वेश्चन होना चाहिए कि यहाँ पे जो आप लिख रहे हो यू हैव एंटर्ड, ये एज इट इज़ लिखा हुआ आ रहा है, यू हैव एंटर्ड ही लिखा हुआ आ रहा है। और ये एक्स जब आपने लिखा है फिर ये ऐसे लिखा आना चाहिए ना, यू हैव एंटर्ड एक्स। सबसे पहले तो मैं इस प्रोग्राम को रन करके आपको दिखाता हूँ। ये रन हो गया। ठीक है, अब वो मुझे कह रहा है कि एंटर एन इंटीजर। क्यों? सबसे पहले तो उसने क्या किया, जब वो यहाँ पे आया, यहाँ पे उसने देखा कि यार एक एक्स नाम की एक जगह लेनी है मैंने। ठीक है, एक्स नाम की मैं एक जगह ले लेता हूँ। फिर उसके बाद दूसरी लाइन में क्या किया उसने, दूसरी लाइन में मुझे आउटपुट करा दिया वो क्या कहते हैं, एंटर एन इंटीजर, ये लिखा हुआ आ गया मेरे पास। अब वो यहाँ पे कर्सर रुक के ब्लिंक क्यों कर रहा है, आगे क्यों नहीं जा रहा, यू हैव एंटर्ड पे क्यों नहीं जा रहा, वो इस वजह से नहीं जा रहा कि वो सी इन स्टेटमेंट पे, सी इन स्टेटमेंट का वो वेट कर रहा है। वो एक इंटीजर आपसे इनपुट लेने के लिए वेट कर रहा है, वो आगे नहीं जाएगा तब तक जब तक आप उसको एक इंटीजर एंटर नहीं करोगे। मिसाल के तौर पे अब मैं 5 दे के एंटर कर देता हूँ, तो ये आ गया यू हैव एंटर्ड 5। अब मैं आपको बताता हूँ कि यार इस कोड ने वर्क कैसे किया। ठीक है, अब मैं आपको साइड बाय साइड करके दिखाता हूँ कि इस कोड ने वर्क कैसे किया। ठीक है, तो मैं आपको दिखाता हूँ सबसे पहले तो ये कि इस कोड ने, अच्छा यहाँ पे आ जाते हैं, अब आ जाते हैं, ये है कि इंट एक्स। सबसे पहले अभी कोड ने काम किस तरह किया, क्या हुआ, सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले जब वो आया मेन की बॉडी के अंदर, तो सबसे पहली लाइन उसने क्या देखी कि यार एक इंटीजर मैंने स्टोर कराना है रैम में, एक इंटीजर मैंने रैम में स्टोर कराना है एक्स नाम से। ठीक है, यहाँ तक बात समझ आ गई। एक इंटीजर है जो मैंने स्टोर कराना है एक्स नाम से रैम में, उसके लिए उसने जगह ले ली। ठीक है, उसने क्या किया, उसने जगह ले ली, यहाँ पे रैम में उसने जगह बना ली एक्स नाम के वेरिएबल के लिए। अब ये जगह खाली है, अब ये जगह खाली पड़ी हुई है। फिर उसके बाद हमने उसको बोला हुआ था कि सी आउट कराओ, सी आउट क्या, सी आउट कराओ एंटर एन इंटीजर।
तो यहाँ पे वो हमें इसीलिए दिखा रहा था कि एंटर एन इंटीजर। ये लाइन एग्जीक्यूट करने के बाद वो अगली लाइन पे आया और वो यहाँ पे रुक गया था एंटर एन इंटीजर के बाद। क्यों? क्योंकि उसको एक सी एन नज़र आ गया था। सी एन का मतलब है उसको पता था कि अभी यूज़र ने कोई ऐसी मुझे वैल्यू देनी है जो मैंने एक्स के अंदर स्टोर करानी है। यूज़र मुझे कोई वैल्यू देगा जो मैं एक्स के अंदर, जो कि पहले से ही वेरिएबल का मैंने अपने पास रखा हुआ है, उसके अंदर स्टोर करानी है। तो इसने क्या किया, इधर इसने इसके अंदर 5 लिख दिया जो एक्स का बॉक्स था। एक्स के बॉक्स के अंदर 5 लिख दिया। अब वो एक्स का बॉक्स खाली नहीं है, ठीक है। फिर हमने क्या किया, फिर हमने कहा कि उसको अगली लाइन में, उसकी उससे अगली लाइन में हमने क्या कहा, हमने उससे अगली लाइन में कहा यू हैव एंटर्ड। फिर उसने यहाँ तक लिखा यू हैव एंटर्ड, ठीक है, यहाँ तक उसने लिखा। फिर अगली लाइन पे आया और उसने कहा, यहाँ तक लिखने के बाद अगली लाइन पे आया और उसने देखा सी आउट एक्स, यानी एक्स के अंदर जो भी वैल्यू है वो 5। एक्स के अंदर क्या वैल्यू पड़ी हुई थी, ये देखिए एक्स के अंदर क्या वैल्यू पड़ी हुई थी 5। क्यों? क्योंकि हमने 5 एंटर कराया था, 5 स्टोर हो गया था एक्स के अंदर। तो वो क्या करा दे, एक्स के अंदर स्टोर किया हुआ है तो वो हमें सी आउट करा दे, यानी एक्स की वैल्यू हमें आउटपुट दिखा दे। तो वो उसने वही किया, एंटर एन इंटीजर, ठीक है, यू हैव एंटर्ड 5, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गई होगी कि मैं क्या कहना चाह रहा था। सी आउट और सी इन के स्टेटमेंट और वेरिएबल को हम कैसे यूज़ करते हैं, ठीक है। अभी चलते हैं अपनी क्या कहते हैं, अच्छा एक और चीज़ मैं आपको बताता हूँ, इसमें एक और चीज़ बताता हूँ। अच्छा, ये अगर मैं यूं करके लिखूँ ना, ये मैं किस तरह लिखूँ, मैं यूं करके लिखूँ कि यार यू हैव एंटर, यूं करके लिखता हूँ मैं, अब यूं, ठीक है। अब कोड को रन करता हूँ। अच्छा, अब कोड को मैंने रन किया। अब जब मैंने कोड को रन किया, यहाँ पे मैंने लिखा, इसने मुझे सबसे पहले तो क्या किया, वो इसी तरह एक पहले अपने लिए इसने एक जगह बना ली बैक एंड पे, मेमोरी के अंदर, रैम के अंदर इसने एक जगह मखसूस कर दी एक्स के नाम से। फिर अगला इसको मैंने कहा था एंटर एन इंटीजर, तो ये मुझे दिखा रहा है एंटर एन इंटीजर। फिर ये भी रुक गया। अभी जब सी इन की स्टेटमेंट आ गई, अब ये यहाँ पे रुका हुआ है, यहाँ पे मुझसे कुछ ना कुछ मांग रहा है। तो मैं 5 दबा के एंटर कर देता हूँ। तो अब ये लिखा हुआ आ रहा है यू हैव एंटर्ड एक्स। अब ऐसा क्यों आ रहा है कि यू हैव एंटर्ड एक्स? ऐसा इस वजह से आ रहा है कि इस लाइन चलने के बाद ये लाइन चली यू हैव एंटर्ड, तो इसने दिखा दिया यू हैव एंटर्ड। फिर आया फिर उसने मैंने लिखा था इन्वर्टेड कॉमा के अंदर एक्स, तो उसने एक्स ही दिखा दिया। इसने ऐसा क्यों नहीं किया कि एक्स के अंदर जो वैल्यू स्टोर थी इसने मुझे वो नहीं दिखाई? वो इसने मुझे इस वजह से नहीं दिखाई क्योंकि अब इसको नहीं पता कि एक्स एक वेरिएबल है, क्योंकि मैंने इसको इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिख दिया। ये समझ रहे, जो भी चीज़ हम इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिखते हैं वो एक मैसेज होता है, मैसेज। तो इस एक्स को समझ रहा है कि ये वेरिएबल वाले, वो कंपाइलर समझ रहा है कि ये वेरिएबल वाले एक्स की बात नहीं कर रहा, ये मैसेज एक्स की बात कर रहा है, एक्स कोई मैसेज है। तो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर हम जो भी रखते हैं वो मैसेज होता है और वो कंसोल के ऊपर एज इट इज़ लिखा हुआ आता है। जैसे मैंने इधर लिखा था ना यू हैव एंटर्ड, यू का वाई बड़ा और एच का, जैसा मैंने इधर लिखा था वही हू बहू इधर आके आउटपुट हो गया। क्यों? क्योंकि एक मैसेज था इन्वर्टेड कॉमा के अंदर, मैंने लिखा था एक मैसेज, तो वो वही चीज़ आउटपुट हो गई। अब ये भी मैंने इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिखा है तो ये समझ रहा है कि यार ये भी एक मैसेज है। तो मुझे इसको एज अ मैसेज नहीं आउटपुट करवाना, इसको मुझे एज अ वेरिएबल आउटपुट कराना है। यानी एज अ वेरिएबल आउटपुट कराने का क्या मतलब है कि एक्स के अंदर जो वैल्यू है मुझे वो दिखाओ। तो अब अगर मैं सादा एक्स लिखूं बिना इन्वर्टेड कॉमा के, तो अब उसको पता चल गया कि यार ये इस एक्स वेरिएबल की बात कर रहा है, ये मैसेज की बात नहीं कर रहा, ठीक है। तो इन्वर्टेड कॉमा के बगैर मैंने लिखा। अब देखता हूँ अब क्या कहता है। अच्छा देखिए, अब मैंने रन किया, एंटर एंड इंटीजर आ गया, तो मैं कहता हूँ 5। अब इसने देखे मुझे दिखा दिया यू हैव एंटर्ड 5। क्यों? क्योंकि अब मैंने एक्स को एज अ वेरिएबल आउटपुट कराया हुआ था, तो जो वैल्यू एक्स के अंदर थी इसने मुझे वही दिखाई है, ठीक है दोस्तों। तो अब मुझे उम्मीद है कि यार आपको समझ आ गई होगी कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। आपको बिल्कुल समझ आ गया कि मैं कहना क्या चाहता हूँ, ठीक है। तो इस तरह ये चीज़ होती है वेरिएबल, और इसको हम इस तरह से आउटपुट कराते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे पढ़, और कांस्टेंट्स क्या चीज़ होती है, कोई भी कांस्टेंट होती है
कांस्टेंट वो चीज़ होती है जो कोई कांस्टेंट हो, वेरिएबल ना हो। कांस्टेंट को हमें डिक्लेयर कराने की ज़रूरत नहीं होती, क्यों? क्योंकि वो तो कांस्टेंट है, वो तो हम खुद बताएंगे ना उसको कि यार ये चीज़ करके दिखाओ। तो आपको कांस्टेंट का भी एक वो करके दिखा देता हूँ। अच्छा, कांस्टेंट अब आपको करके दिखाते हैं। अच्छा, ये कांस्टेंट आपको करके दिखाता हूँ। अब ये वेरिएबल था, ठीक है, ये वेरिएबल था, ठीक है। इसके अंदर अब जो भी वैल्यू हो, ये वेरिएबल था। अब मैंने यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, सी आउट 5। अच्छा, तो आप मुझे सोच के बताओ कि इसका आउटपुट क्या आना चाहिए, जल्दी से सोचो। सोच लिया आपने कि इसका आउटपुट क्या आएगा? अब मैं इसको रन करता हूँ। ठीक है, तो यार सही सोचा था आप सबने, इसका आउटपुट आएगा 5। ठीक है, तो ये अब मैंने कांस्टेंट कांस्टेंट किया है ऐड। अब इसको अब ये जो ये 5 वो हो रहा है ना, शो हो रहा है, वो एज अ कांस्टेंट शो हो रहा है, वो ऐसे शो नहीं हो रहा कि यार, ठीक है। अब ये ना समझ लेना कि यार 5 जो है ये एक वेरिएबल था तो 5 नहीं। अब आप लिखो कि यार हम 5 यूं भी तो लिख सकते थे, यूं यूं भी तो हम लिख सकते थे 5। अब इसका बताओ मुझे क्या आउटपुट आएगा? ठीक बताया आपने, इसका भी 5 ही आउटपुट आएगा, इसका भी 5 ही आउटपुट आएगा। तो आप बोलोगे कि यार अभी तो उसमें फ़र्क आ रहा था, ठीक है, उसमें तो फ़र्क आ रहा था, तो इसमें भी फ़र्क आएगा। इसमें भी फ़र्क कब आएगा? अच्छा, अब मैं लिखता हूँ 5+1। तो अब आप मुझे बताओ सारे सोच के कि अब क्या आउटपुट आना चाहिए? अब क्या आउटपुट आना चाहिए? अब 5+1 लिखा आना चाहिए या 6 लिखा आना चाहिए? शाबाश, सोच लो अपने दिमाग में। अब मैं इसको रन करता हूँ तब तक। तो जिन जिन लोगों ने 6 सोचा था वो गलत है, 6 नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि मैंने बताया है कि 5+1 को ये एज अ मैसेज ले रहा है। वो समझ रहा है कि 5+1 ही ये दिखाना चाह रहा है, 5+1 ये दिखाना चाह रहा है, उसका रिजल्ट नहीं दिखाना चाह रहा ये 5+1 नहीं लिखा हुआ दिखाना चाह रहा है। तो इस वजह से इन्वर्टेड कॉमा के अंदर था तो मैसेज था, तो वो मैसेज को उसने एज इट इज़ दिखा दिया कंसोल पे। हालांकि मैं चाह रहा था कि 6 दिखाऊं, मैं क्या चाह रहा था कि 6 दिखाऊं। तो 6 दिखाने के लिए फिर मुझे ये नहीं लिखना पड़ेगा, मुझे ये लिखना पड़ेगा, ताकि वो इसको एज अ कांस्टेंट ले और इस पे कांस्टेंट का ऑपरेशन करे, यानी 5 और 1 को आपस में प्लस करे और मुझे जवाब दिखाए। तो अब मैं अगर इसको प्लस करता हूँ तो अब क्या होगा? ये देखें, अब इसने मुझे आउटपुट दिखा दिया 6। ठीक हो गया यारों? तो अब इसने मुझे क्या आउटपुट दिखाया? 6। और तब इसने मुझे क्या दिखाया था? 5+1। ठीक है, यानी इसका क्या मतलब हुआ कि यार अगर हम इन्वर्टेड कॉमा के अंदर कोई भी मैसेज लिखते हैं तो वो एज अ मैसेज जाता है, कंपाइलर उसको ऐसा ट्रीट करता है कि वो एक मैसेज है और उसको एज इट इज़ ही कंसोल पे दिखा देता है। जो हमने इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिखा होता है उसको एज इट इज़ दिखा देता है। और अगर हम इन्वर्टेड कॉमा के बगैर लेंगे तो वो समझ जाएगा कि यार ये तो या कांस्टेंट है या तो ये वेरिएबल है। ठीक है, तो अगर तो वेरिएबल हुआ तो वेरिएबल के अंदर जो वैल्यू हमें वो दिखा देगा, और अगर तो कांस्टेंट हुआ तो उसको एज अ कांस्टेंट आउटपुट करा देगा। अगर तो कोई हमने दो कांस्टेंट्स प्लस किए हुए तो उसका रिजल्ट हमें आउटपुट करके दिखा देगा। तो समझ गए हो आप लोग? तो अब मैं इस तरह का लिखता हूँ ताकि आपको क्लियरली समझ आ जाए। मैं लिखता हूँ कि 5+1, और फिर लिखता हूँ, यहाँ पे मैं लिखता हूँ 5+1 स्पेस, 5+1 के बाद मुझे एक स्पेस चाहिए, तो स्पेस भी एज इट इज़ प्रिंट हो जाएगी। क्यों? क्योंकि मैसेज का हिस्सा है। फिर मुझे चाहिए सी आउट 5+1 इज़, फिर स्पेस चाहिए इसके बाद, और सी आउट। हाँ, अब बताओ 5+1 किसके बराबर होगा? 5+1 बराबर होगा 5+1 के। तो अब आप सब मुझे आउटपुट बताओ, इसका आउटपुट क्या आना चाहिए? जल्दी से सोच लो, शाबाश, अपने दिमाग में सोच लिया? अब मैं रन करता हूँ। क्या आउटपुट है? 5+1 इज 6। तो ये मैंने आपको बता दिया कि ये क्यों हुआ। क्यों? क्योंकि इसको इसने एज अ मैसेज लिया। उसने सबसे पहले दिखाया 5+1 स्पेस इज स्पेस, और फिर 5 और 1 का सम दिखा दिया। ठीक हो गया?
समझ आ गई? तो अब मैं आपको एक प्रोग्राम लिख के दिखाता हूँ बहुत ही बेसिक, जो क्या करेगा, दो वेरिएबल्स का सम आपको दिखा देगा, दो वेरिएबल का आपको सम दिखा देगा, कोई से भी जो भी आप दो। तो एक वेरिएबल तो मैं कह देता हूँ एक्स, क्योंकि मुझे दो नंबर चाहिए, दो नंबर का सम बताऊंगा मैं यूज़र को, जो 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 भी वो नंबर एंटर करेगा, एक तो पहले एक नंबर एंटर करेगा फिर दूसरा, फिर उसको मैं बता दूंगा कि यार इन दोनों का सम ये है। तो दो नंबर्स हैं, इस वजह से मुझे वेरिएबल भी दो चाहिए। एक वैल्यू को मैं एक वेरिएबल में स्टोर करा दूंगा, दूसरी वैल्यू को मैं दूसरे वेरिएबल में स्टोर करा दूंगा। तो कैसे होगा ये आपको, तो मुझे पता है कि आ ही गया होगा मुझसे पहले ही आपको। तो पहले तो मैंने इंट एक्स के एक वेरिएबल बनाया, तो दूसरा मैं बना लेता हूँ इंट वाई करके, दो नाम बता देता हूँ। फिर सबसे पहले मैं उसको सी आउट कराता हूँ कि एंटर द वैल्यू ऑफ, इंटर द फर्स्ट नंबर कह देता हूँ, इंटर द फर्स्ट नंबर। ठीक हो गया। और इंटर फर्स्ट पहला नंबर मैंने किस में स्टोर कराना है, एक्स में कराना है। तो अब इंटर द फर्स्ट नंबर के बाद मैं क्या करूँगा, शाबाश, सी एन करूँगा। क्या करूँगा, सी एन करूँगा। जो भी वो वैल्यू देगा उसको मैं एक्स में स्टोर करा दूंगा। ये डिस्प्ले कराने के बाद वो रुक जाएगा, क्यों, क्योंकि हमने उसको बोला एंटर द फर्स्ट नंबर, तो यूज़र भी समझ जाएगा कि यार मैंने फर्स्ट नंबर एंटर करना है। वो कोई नंबर एंटर करेगा तो वो ये वो नंबर लेके एक्स में स्टोर करा देगा। उसके बाद हम क्या बताएंगे, उसके बाद हम बताएंगे एंटर द सेकेंड नंबर। ठीक है, तो क्या बता दिया हमने, एंटर द सेकेंड नंबर। ठीक हो गया। तो अब सेकंड नंबर को हमने किसके अंदर स्टोर कराना है, हाँ शाबाश, किसके अंदर स्टोर कराना है, हमने स्टोर कराना है वाई के अंदर। ठीक हो गया। अब हमने उसको क्या दिखाना है, हमें पहला नंबर भी मिल गया, पहला नंबर जो उसने एंटर किया वो भी हमें मिल गया, वो हमने एक्स में स्टोर करा दिया। और दूसरा नंबर जो उसने एंटर किया वो भी हमें मिल गया, वाई में हमने स्टोर करा दिया। अब हमने क्या करना है, सम दिखाना है। तो सबसे पहले हम बोलेंगे उसको the sum of numbers is, सम ऑफ नंबर्स क्या है, हाँ जल्दी बताओ, जल्दी जल्दी सोच के बताओ। यहाँ तक तो हमने लिख दिया, अब दोबारा हम क्या सी आउट कराएंगे, सम ऑफ नंबर्स इज, जो भी वैल्यू एक्स के अंदर है प्लस कर दो वाई के साथ और वो हमें दिखा दो। बिल्कुल आपने सही गैस किया, बिल्कुल आपने सही गैस कर दिया। ठीक है, बड़े लाइक हो गए यार आप तो 2 दिनों में। अब इस प्रोग्राम को मैं रन करता हूँ। हाँ, तो ये क्या देखे आ रहा है, एंटर द फर्स्ट नंबर जो मैंने लिखा था हू बहू वही चीज़ आ रही है। एंटर द फर्स्ट नंबर है, वही चीज़ आ गई। एंटर द फर्स्ट नंबर, क्या चीज़ आ गई, एंटर द फर्स्ट नंबर, यानी कि फर्स्ट नंबर एंटर करो। तो इसने मुझे दिखा दिया एंटर द फर्स्ट नंबर। अब उसके बाद यहाँ कर्सर ब्लिंक कर रहा है, तब तक आगे नहीं जाएगा जब तक मैं कोई नंबर ना दूँ। तो मैं दे देता हूँ 2 और एंटर कर देता हूँ। अब ये कह रहा है एंटर द सेकंड, वो 2 लेके इसने एक्स में स्टोर करा दिया। फिर ये आ गया, इसने कहा एंटर द सेकंड नंबर, फिर ये रुक गया वाई में स्टोर कराने के लिए। मैं लिखता हूँ यहाँ पर 3, तो इसने मुझे दिखा दिया द सम ऑफ नंबर्स इज़ 5। फिर क्या, फिर किस तरह से प्रोग्राम रन हुआ, फिर इस तरह से रन हुआ कि ये लाइन चली, द सम ऑफ नंबर्स इज़, यहाँ तक लाइन चली। फिर वो नीचे आया सी आउट, फिर उसने देखा कि अच्छा एक्स में क्या वैल्यू है, एक्स में तो वैल्यू भाई ने हमें दी है 2, और वाई में क्या वैल्यू है, वाई में भाई ने हमें दी है वैल्यू 3। तो मैंने क्या करना है, मैंने इन दोनों को प्लस करके दिखा देना है। तो उसने हमें वही कर दिया, द सम ऑफ नंबर्स इज़ 5। तो इस तरह से यूज़ होते हैं वेरिएबल्स और कांस्टेंट। उम्मीद करता हूँ यार समझ आ गई होगी आपको। अब आगे चलते हैं क्या हिसाब किताब है। ठीक है, तो ये आप पढ़ लेना कांस्टेंट और वेरिएबल। मैंने तो इन्होंने तो अभी सिर्फ आपको इंट्रो ही दिया होगा, हालांकि मैंने आपको करके दिखा दिया कि यार कांस्टेंट की क्या काम है हमारे प्रोग्राम में, वेरिएबल्स का क्या काम होता है, वेरिएबल हम क्यों लेते हैं और कैसे लेते हैं। सब आप एक दफ़ा ये पढ़ लेना, ये आपको बहुत, अब आप इसको पढ़ोगे ना तो आपको बहुत ही मक्खन हो जाएगा अगर आपने मेरी बात गौर से सुनी है। कोई भी अगर आपको क्वेश्चन हो तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं, मैं आपको ज़रूर इंशाल्लाह रिस्पॉन्ड करूँगा। वीडियो में मैं कोशिश करता हूँ कि आपको पूरी तरह समझाऊँ ताकि आपको क्वेश्चन का मौका ना मिले। ठीक है, तो क्या होते हैं कॉन्स्टेंट्स, कांस्टेंट वो चीज़ होती है जो हम एज अ कांस्टेंट यूज़ करते हैं। ठीक है, कॉन्स्टेंटली देते हैं, ख़ुद से ही देते हैं। वेरिएबल वो चीज़ होती है जो एक
वेरिएबल मेमोरी में हम उसकी जगह लेते हैं और यूज़र जो भी एंटर करे वो हम इस वेरिएबल में स्टोर करा देते हैं अपने आगे के यूज़ के लिए, वो आपने जैसे भी यूज़ करना अपने वेरिएबल को। ठीक हो गया यार? तो ये होता है कांस्टेंट और वेरिएबल। ठीक है, अब आगे चलते हैं। आगे क्या है? आगे है रूल्स फॉर स्पेसिफाइंग वेरिएबल्स नेम। अच्छा, मैंने आपको एक स्ट्रक्चर बताया था वेरिएबल का कि सबसे पहले उसकी डाटा टाइप आती है, जैसे कि इंट हो गया। सबसे पहले उसकी डाटा टाइप आएगी कि वो किस टाइप का वैल्यू स्टोर कर सकता है। ठीक है, जिस तरह कि मैंने अभी जो प्रोग्राम लिखा था, वो इंट की वैल्यू लेता था, इंट की वैल्यू। इस तरह और भी डाटा टाइप्स होती हैं। करेक्टर, अगर आप कोई एक करेक्टर है, ए है, बी है, सी है, टी है, यू है, एल है, ओ है, जो भी एक करेक्टर है, आप चाहते हो कि ऐसा वेरिएबल बनाओ जो करेक्टर स्टोर करता हो अपने अंदर, तो फिर आप करेक्टर लगाओ वेरिएबल के नाम के आगे ताकि उसको पता चल जाए। आप लगा सकते हो फ्लोट। ठीक है, फ्लोट का मतलब है कि आपका कोई ऐसा इंटीजर है जो पॉइंट्स में, यानी 2.5, 3.5, तो फ्लोट के जो वेरिएबल होंगे वो पॉइंट्स में स्टोर करेंगे। इस तरह से मुख्तलिफ डाटा टाइप्स हैं। स्ट्रिंग की डाटा टाइप है, स्ट्रिंग की डाटा टाइप का वेरिएबल अगर कोई हो तो वो वेरिएबल होता है, वो पूरा पूरा जुमला अपने अंदर सेव कर लेता है। यानी कि अगर मैं एक मैसेज है हाय हाउ आर यू, अब ये हाउ आर यू ये एक स्ट्रिंग है, हाउ आर यू ये मैं पूरा का पूरा स्ट्रिंग के वेरिएबल के अंदर स्टोर करा सकता हूँ। जैसे कि मैं एक इंटीजर को इंटीजर के वेरिएबल में स्टोर करा सकता हूँ। इसी तरह कोई अगर एक करेक्टर है तो वो करेक्टर की डाटा टाइप मैंने लिखनी होगी। अभी अगर मैंने करेक्टर का कोई वेरिएबल बनाना है तो मैं क्या लिखूंगा? वेरिएबल बनाने का मैंने आपको तरीका बताया कि उसकी डाटा टाइप और वेरिएबल का नाम सिंपल, ख़त्म, खल्लास। ठीक है, जे कह देता हूँ मैं इसको। तो ये एक करेक्टर का वेरिएबल बन गया जिसका नाम है जे। इसके लिए भी रैम में अब मेमोरी स्टोर होगी जे के नाम से, और मेमोरी को पता है कि इसमें एक करेक्टर मैंने डालना है। इंटीजर के एक्स के नाम से एक जगह स्टोर हुई होगी और रैम को पता है कि इसके अंदर मैंने इंटीजर डालना है। ठीक है, तो इस तरह से ये होता है। बाकी तो ये मुख्तलिफ डाटा टाइप्स होती हैं। ये रूल है वेरिएबल को डिक्लेयर करने का। अब इन्होंने भी कुछ रूल बताए में, ये तो जो मैंने बताया था ये तो तरीका है। अब रूल्स क्या हैं, किन किन रूल्स का आपने ख्याल रखना है? अच्छा, द फर्स्ट करेक्टर ऑफ वेरिएबल मस्ट बी एन अल्फ़ाबेट और अंडरस्कोर। ठीक है, तो पहला करेक्टर जो होगा आपके वेरिएबल के नाम का, यानी अगर आपने एक वेरिएबल बनाना है, आप एक वेरिएबल, जैसे मैंने एक वेरिएबल बनाया था एक्स के नाम से, उसकी डेटा टाइप क्या थी? इंट। अब मेरे वेरिएबल का नाम क्या था? एक्स नाम था मेरी वेरिएबल का। तो ये कह रहा है कि आपके वेरिएबल का जो भी नाम होगा वो अल्फ़ाबेट या अंडरस्कोर से शुरू होगा। कोई लेटर आपने, यानी कि आप कोई आपके वेरिएबल का नाम 2x नहीं हो सकता, वो फिर वो एरर दे देगा। क्यों? क्योंकि वो रूल की खिलाफ वर्जी है। क्यों? क्योंकि पहला उसमें क्या आ गया? 2 आ गया। मैं आपको करके दिखा देता हूँ। अब यही x है ना, इसको अगर मैं 2x कह दूँ ना, और अब इसको मैं रन करूँ, यहाँ पे इसने मुझे एरर दे दिया कि यार 2x तो वेरिएबल आप नहीं बना सकते 2x नाम का। क्यों 2x नाम का नहीं बना सकते? क्योंकि रूल है कि पहला लफ्ज़ वेरिएबल के नाम का पहला लफ्ज़ अंडरस्कोर होना चाहिए या अल्फ़ाबेट होना चाहिए। तो ये ना अंडरस्कोर है ना अल्फ़ाबेट है, बल्कि ये एक इंटीजर है। तो इस वजह से रूल की होगी खिलाफ वर्जी और उसने मुझे चिपका दिया एरर। ठीक है, उसने मुझे क्या दे दिया? एरर दे दिया। ठीक हो गया। तो ये पहला रूल था। दूसरा रूल क्या था? द करेक्टर्स अलाउड इन वेरिएबल नेम आर, ये नाम करेक्टर के वेरिएबल के अंदर अलाउ हैं। ठीक है, कौन कौन से नाम अलाउ है? अंडरस्कोर अलाउ है। अंडरस्कोर आप यूज़ कर सकते हो वेरिएबल के नाम में। आप वेरिएबल को नाम दे सकते हो अंडरस्कोर एक्स या एक्स अंडरस्कोर वाई। ठीक है, आप अंडरस्कोर यूज़ करते हो। डिजिट्स यूज़ कर सकते हो 0 to 9 से, लेकिन शर्त यह कि डिजिट पहला लफ्ज़ नहीं होना चाहिए वेरिएबल के नाम का। जैसे 2x होगा तो एरर देगा। x2 आप कर सकते हो, x2 कर सकते हो। क्यों? क्योंकि उसका पहला लेटर अल्फ़ाबेट हो जाएगा और उसके नाम के अंदर तो आप डिजिट्स यूज़ कर ही सकते हो। अपर केस लेटर भी यूज़ कर सकते हो, लोअर केस लेटर भी यूज़ कर सकते हो। अपर केस का लेटर का भी वेरिएबल के नाम में आप यूज़ कर सकते हो, और लोअर केस लेटर के भी वेरिएबल में नाम के नाम में यूज़ कर सकते हो। अच्छा, अब मैं आपको बताता हूँ अपर केस। जैसा मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया था कि जो C++ है ना, ये केस सेंसिटिव लेटर है, केस सेंसिटिव लैंग्वेज है। अब केस सेंसिटिव क्या होती है? केस सेंसिटिव का मतलब ये है, केस सेंसिटिव का मतलब ये कि ये C++ जो है ना, ये इस केस
और इस केस को अलग अलग समझेगी। वो समझेगी ये केस अलग है और ये केस अलग है। अब इसकी मैं आपको प्रैक्टिकल एग्जांपल करके दिखाता हूँ। ठीक है, अब ये मैंने x नाम का एक वेरिएबल बनाया ना, तो मैं इसको कर देता हूँ कैपिटल X नाम का वेरिएबल बनाता हूँ। अब ये प्रोग्राम मुझे एरर इस लाइन में देगा, इस लाइन में एरर देगा। अब सोच के बताओ इस लाइन में एरर क्यों देगा। इस लाइन में वो एरर मुझे इस वजह से देगा, वो बोलेगा यार मैंने उसको क्या कहा कि छोटे एक्स में एक इंटीजर सी एन कराओ। तो वो जब इस लाइन पे पहुंचेगा वो बोलेगा छोटे एक्स के नाम से तो रैम में कोई मेमोरी नहीं स्टोर, मेमोरी तो बड़े एक्स के नाम से सेव है, तो आप छोटे एक्स के नाम से वेरिएबल में छोटे एक्स के में वो स्टोर करा रहे हो इंटीजर, तो छोटे एक्स के नाम पे तो जगह ही नहीं ली, तो आप जगह तो लो। तो अगर मैं इधर बड़े एक्स के नाम पे जगह लूँगा तो मुझे इधर भी बड़े एक्स के नाम पे वो करना पड़ेगा। अब अगर मैं इसको रन करूँ तो आप देखना, ये देखो मुझे दिखा दिया इसने मुझे ये एरर दिखा दिया। क्या एरर क्या कह रहा है, एक्स वॉज नॉट डिक्लेयर्ड इन दिस स्कोप। कह रहा है ये जो छोटा छोटा एक्स है वो इस एक्स की बात कर रहा है। कह रहा है ये डिक्लेयर ही नहीं है स्कोप में, मेमोरी में इसकी जगह ही नहीं है, मेमोरी में डिक्लेयर ही नहीं हुआ तो मैं कहाँ स्टोर कर रहा हूँ। तो उसने मुझे एरर दे दिया, तो मुझे ये एरर ख़त्म करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे बड़े एक्स में स्टोर कराना होगा। क्यों, क्योंकि मैंने जगह भी बड़े एक्स के नाम पे ली हुई है। अब अगर मैं चलाऊँ तो इसने मुझे अब इसने मुझे इधर भी एरर दे दिया। इधर इसने मुझे क्यों एरर दिया, क्योंकि मैंने इधर लिखा हुआ है छोटा एक्स प्लस वाई। अब इसने मुझे यार कहा है कि यार ये एक्स तो मुझे नहीं मिला भाई, छोटा एक्स तो है ही नहीं, मैं क्या उसको वाई तो बोलेगा अच्छा वाई तो है ठीक है, लेकिन उसमें मैं क्या प्लस कराऊँ, छोटा एक्स तो कुछ है ही नहीं, छोटा एक्स तो ना कुछ मेमोरी में कोई जगह ही नहीं है, छोटा एक्स तो किसी वेरिएबल का नाम ही नहीं है, आप क्यों किस तरह क्या प्लस कराना चाह रहे हो आप। तो इधर भी मुझे बड़ा एक्स करना पड़ेगा कि यार बड़े एक्स में जो वैल्यू स्टोर है उसको आप वाई से वो प्लस करा दो। तो अब अगर मैं इसको रन करूं, अब आपने देखा है रन हो गया। ठीक है, तो अब इसमें मैं अगर कुछ दूंगा, एंटर द फर्स्ट नंबर 5, एंटर द सेकंड नंबर 2, तो इसने मुझे दिखा दिया सम ऑफ नंबर इज 7। ठीक है, तो समझ आ गई होगी आपको कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। तो अपर केस लेटर भी आप यूज़ कर सकते हो और लोअर केस लेटर भी यूज़ कर सकते हो। तो आगे इसने मुझे ये बताया है, आगे ये भी कह रहा है कि एन अपर केस लेटर इज़ कंसिडर्ड डिफरेंट फ्रॉम अ लोअर केस लेटर। वही जो मैंने आपको अभी बात बताई कि अपर केस और लोअर केस में वो डिफ्रेंशिएट करता है। ये नहीं कि आप अपर केस में लिख दो और लोअर केस में तो वो एक जैसी बात है, नहीं। सी प्लस प्लस जो है वो केस सेंसिटिव लैंग्वेज है। फॉर एग्जाम्पल द वेरिएबल सम, वो कह रहे हैं आप एक सम नाम का वेरिएबल बनाओ, इज़ डिफरेंट फ्रॉम सम और सम। कह रहा अगर आप इस नाम का वेरिएबल बनाते हो तो ये डिफरेंट है इस नाम से और इस नाम से। ये नहीं कि अब आपने उधर जगह इस नाम से ले ली और स्टोर आप क्या कहते हैं इस नाम से करा रहे हो और सी आउट आप इस नाम से करा रहे हो, तो वो एरर देगा। ठीक है, वो एरर किस चीज़ का देगा, वो बोलेगा यार इसका और इसका तो मुझे पता ही नहीं है, जगह तो इस बंदे के इस सम के नाम पे ली गई है मेमोरी में, तो वो इस सम को और इन दोनों सम को अलग अलग समझेगा। क्यों, क्योंकि इनके केस में फ़र्क है। द अंडरस्कोर इज जनरली यूज टू इम्प्रूव रीडेबिलिटी। फॉर एग्जाम्पल द वेरिएबल ओवर टाइम में ऑल्सो भी रिटर्न एज ओवर टाइम। कह रहे अंडरस्कोर लगाने से होता कुछ भी नहीं है, बस वेरिएबल के नाम चेंज हो जाते हैं और वेरिएबल का नाम पढ़ने में आसान हो जाता है। जैसे कि ओवर टाइम लिखा हुआ और ओवर टाइम। स्पेशल सिंबल सच एज डॉलर एट परसेंट हैश आर नॉट अलाउड। अच्छा, स्पेशल सिंबल जितने भी है ना, डॉलर, पाउंड, हैश और जितने भी इस तरह के सिंबल है एट, ये नहीं अलाउ, ये वेरिएबल के नाम के अंदर अलाउ ही नहीं है। मतलब अगर आप एक्स डॉलर के नाम के वेरिएबल बनाओगे वो बनाने ही नहीं देगा, वो बोलेगा रूल की खिलाफ वर्जी है। जैसे आप तो डिजिट को स्टार्टिंग में नहीं लिख सकते ना, इसी तरह ये भी एक रूल है कि इस वेरिएबल के नाम के अंदर ये चीज़ें नहीं आनी चाहिए। ब्लैंक स्पेस और कॉमा इज़ नॉट अलाउ। ठीक है, तो अब ब्लैंक स्पेसेस वेरिएबल के नाम के अंदर ब्लैंक स्पेसेस जैसे ओवर और जिस तरह के मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे आप यूँ नहीं लिख सकते ओवर टाइम। ठीक है, अब ये एरर देगा मुझे। ठीक है, क्यों, क्योंकि इसके अंदर एक ब्लैंक स्पेस आ गई वेरिएबल के नाम के अंदर, तो मुझे किस तरह लिखना पड़ेगा, इस तरह लिखना पड़ेगा ओवर टाइम को।
ठीक हो गया। तो ये वो कहना चाह रहे हैं कि ब्लैंक स्पेसेस या कॉमा अलाउ नहीं है उसके अंदर। क्या अलाउ है? अगर आपको रीडेबिलिटी बेटर करनी है तो अंडरस्कोर लगाएं आप, ठीक है। रिजर्व वर्ड ऑफ सी प्लस प्लस आर नॉट अलाउड टू बी यूज एज वेरिएबल नेम। ये बात मैंने आपको बता दी है कि आप रिजर्व वर्ड्स को भी वेरिएबल के नाम के तौर पे इस्तेमाल नहीं कर सकते। मसलन फॉर एग्जांपल मैं आपको दिखाता हूँ। अब फॉर एक रिजर्व वर्ड है तो मैं फॉर नाम का वेरिएबल नहीं बना सकता, इंट फॉर नहीं कर सकता, ठीक है। अगर मैं करूँगा तो देखना एरर देगा। वो एरर दे दिया मुझे, कह रहा है एक्सपेक्टेड अनक्वालिफाइड आईडी बिफोर फॉर। कह रहे हैं जो फॉर है फॉर, ये इस पे इसने मुझे एरर दे दिया। कह रहे हैं ये तो रिजर्व वर्ड है, इस नाम से तो आप जगह ले ही नहीं सकते। मैंने भी कह दिया ठीक हो गया। तो अब कितने रूल हो गए हमारे पास टोटल? टोटल हमारे पास 5 रूल हैं। अच्छा आगे भी कोई रूल है? नहीं, 5 रूल है। तो पहला रूल क्या कहता है? पहला रूल ये कहता है कि फर्स्ट करेक्टर ऑफ वेरिएबल मस्ट बी अल्फ़ाबेट और अंडरस्कोर। पहला करेक्टर नाम जो होगा वेरिएबल के नाम का जो पहला करेक्टर होगा वो या तो अल्फ़ाबेट होना चाहिए, अंडरस्कोर होना चाहिए। करेक्टर के वेरिएबल के नाम के अंदर क्या क्या अलाउ है? अंडरस्कोर अलाउ है, डिजिट अलाउ है, अपर केस लेटर लोअर केस लेटर दोनों अलाउ है, ठीक है। लेकिन अगर मतलब मिसाल के तौर पे, और फिर मैंने आपको ये भी बताया कि सम और सम जो है ये दोनों केस सेंसिटिव लैंग्वेज है, ये अलग अलग ट्रीट होते हैं। तो वेरिएबल के नामों में भी ख्याल करना, ऐसा ना हो आपने ऊपर किसी और नाम से जगह ली और नीचे आप किसी और नाम से वो करा रहे हो। और फिर मैंने आपको बताया था कि स्पेशल सिंबल्स भी अलाउ नहीं है, ठीक है। फिर ये चीज़ आ जाती है डेटा टाइप्स। ये भी मैंने आपको पढ़ा दी है कि यार डेटा टाइप क्या होती है। ये आप देख लेना, एक इंटीजर की डेटा टाइप होती है। ये वो डेटा टाइप्स हैं जो उसको बताती हैं, क्या नाम है, वेरिएबल का टाइप बताती है कि किस टाइप का डाटा स्टोर करेगी। मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया प्रोग्राम के अंदर। अब ये टेबल आपके लिए ज़रूरी है, ठीक है। ये आप याद कर लें। ये सारी डाटा टाइप्स इसमें लिखी है। इंट, अनसाइड इंट, शॉर्ट इंट। इंट क्या करता है? 4 बाइट का होता है इंट। अनसाइड इंट भी 4 बाइट की जगह लेता है मेमोरी के अंदर। शॉर्ट इंट 2 बाइट की लेता है। तो ये सारी लिखी हुई है। फिर फ्लोट की है। फ्लोट के अंदर 2 डाटा टाइप आ जाती हैं, फ्लोट और डबल। करेक्टर के लिए आपकी डाटा टाइप आ जाती है कैर की डाटा टाइप, CHAR की डाटा टाइप, ठीक है। फिर आ जाता है आपका कांस्टेंट, ठीक हो गया। फिर आपके पास क्या आ जाता है? आपका कांस्टेंट क्वालिफायर, ठीक हो गया। कॉन्स्ट का वर्ड, कॉन्स्ट का वर्ड का क्या मतलब है? कॉन्स्ट के वर्ड से आप किसी भी वेरिएबल को कांस्टेंट बना सकते हो। अब वेरिएबल को कांस्टेंट बनाने का मकसद ये नहीं है, मतलब कि आप चाहते हो कि उस वेरिएबल की कहीं पे भी ना, प्रोग्राम में कहीं पे भी कोई उसकी वैल्यू नहीं चेंज कर सकता। मिसाल के तौर पे आप एक ऐसा प्रोग्राम लिख रहे हो कि यार अब आप पाए, पाए एक आपने वेरिएबल बनाया और उसमें वैल्यू का दे दी 3.14। पाई की यही वैल्यू होती है। पाई के नाम से आपने एक वेरिएबल बनाया फ्लोट का, फ्लोट पाई आपने लिखा और उसको वैल्यू दे दी 3.14। अब आप चाहते हो कि पूरे प्रोग्राम में पाई की वैल्यू 3.14 ही रहे, इसको कोई चेंज ना करे, ठीक है। तो आप पाई को क्या कर दोगे? कॉन्स्ट कर दोगे। क्या कर दोगे? कॉन्स्ट, ताकि उसकी वैल्यू कहीं पे भी चेंज ना हो। मैं आपको करके दिखा देता हूँ। मसलन आप क्या करोगे? अब मैं इधर लिखता हूँ ना फ्लोट पाए, तो पाए को मैंने क्या वैल्यू देनी है? मैं यहाँ पे भी वैल्यू दे सकता हूँ। CN कराने के बजाय मैं डायरेक्ट भी इसको वैल्यू दे सकता हूँ, ठीक है। नीचे CN भी करा सकता हूँ। अब अगर मैंने इसको इनिशियली 0 वैल्यू दे दी और नीचे मैंने CN करा दिया पाई के अंदर, ठीक है। नीचे मैंने क्या करा दिया? CN, तो ये 0 ओवर राइट हो जाएगा। जो नई वैल्यू यूज़र एंटर करेगा वो ये हट जाएगी, उसकी जगह दूसरी वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो इनिशियली आपको मैं यही रिकमेंड करूँगा कि हर अपने वेरिएबल को 0 से, यानी कि अगर इंट का वेरिएबल है तो 0 से, करेक्टर का वेरिएबल है तो खाली करेक्टर से आप उसको इनिशियलाइज़ कराया करें। क्योंकि अक्सर औकात उसमें गार्बेज पड़ा होता है, ठीक है। यानी कि पहले से ही मेमोरी के अंदर जो चीज़ पड़ी होती है वो वही लेके चलता है। तो आप 0 कर दिया करें उसको शुरू में ही। नीचे वैसे भी अगर आपने इनपुट लेना है तो इनपुट लेके तो वैसे ही ओवरराइट हो जाएगा, ठीक है। तो अच्छा, अगर मैं बात ये कर रहा था कि पाई मैं एक बनाता हूँ, उसको मैं वैल्यू देता हूँ 3.14 की, ठीक हो गया। अब मैं चाहता हूँ कि कहीं भी चेंज ना हो, तो मैं इसके आगे लगा दूंगा कॉन्स्ट। कॉन्स्ट एक कीवर्ड है, ये मैं लगा दूंगा। अब इससे ये फ्लोट टाइप का पाई वेरिएबल कांस्टेंट हो गया। अब मैं नहीं इसकी वैल्यू चेंज कर सकता। अब मैं यहाँ पे इसको ओवरराइट नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि अब ये पाई कांस्टेंट हो गया। पाई की वैल्यू 3.14 ही रहेगी। अब मैं CN करा ही नहीं सकता। क्यों नहीं करा सकता? क्योंकि CN में यूज़र कोई और वैल्यू डाल देगा तो भी इसकी वैल्यू ओवरराइट हो जाएगी। CN अगर अब मैं कराऊंगा तो ये मुझे एरर देगा, वो बोलेगा यू कैन नॉट चेंज द वैल्यू ऑफ द कांस्टेंट। मैं आपको रन करके दिखा देता हूँ। ये देखें,
इसने मुझे यहाँ पे एरर दे दिया, क्यों? क्योंकि यहाँ पे सी एन पाई था, तो पाई की वैल्यू तो चेंज नहीं हो सकती, पाई तो कांस्टेंट है, ठीक है। तो इस वजह से इसने मुझे ये एरर दे दिया। और कांस्टेंट वेरिएबल डिक्लेयर करने की एक शर्त यह है कि आपको उसको इनिशियलाइज भी, यानी उसको वैल्यू यहीं पर देनी होती है। अगर आप यूं यूं भी करोगे ना, अगर आप चाहते हो कि यार अच्छा वैल्यू तो मैंने नीचे ही देनी है, ठीक है, मैं ऐसा करता हूँ इसको कॉन्स्ट बना देता हूँ, तो जो भी इसके अंदर वैल्यू लिख देगा वही रहे, नहीं, यूं भी नहीं होता। आपको इसको यहीं जहाँ पे आप कांस्टेंट बनाओगे, आपको इसको इसी लाइन में बताना होगा कि इसकी वैल्यू ये है और ये, यानी कि अगर मैं यूं करूँ ना, अगर आपके दिमाग में ये हो कि अच्छा ये पाई है, यहाँ पे इसके अंदर मैं कुछ भी लिख दूंगा, ठीक है, तो पाई के अंदर वही वैल्यू रहेगी, फिर चेंज नहीं होगी, नहीं, अभी भी एरर देगा, अभी भी ये मुझे इस लाइन पे एरर दे देगा। वो बोलेगा यार जो कांस्टेंट है पाई, इसको यहीं पर वैल्यू दो, यहीं पर ही इसको वैल्यू दो, क्यों? क्योंकि कांस्टेंट है, वो यहीं पर ही मेरे से वैल्यू मांगेगा। अब ये प्रोग्राम दोबारा मुझे एरर दे देगा इधर, ठीक है, क्योंकि एक कांस्टेंट था और इसकी मैं वैल्यू चेंज कर रहा हूँ, ठीक हो गया। तो उम्मीद कर रहा हूँ यार आपको समझ आ रही होगी जो जो भी मैं कह रहा हूँ, ठीक है। तो कॉस्ट की भी आपको समझ आ गई। वेरिएबल की डिक्लेरेशन, यानी वेरिएबल डिक्लेयर कैसे होता है, और इनिशियलाइज का मतलब, यानी कि ये इनिशियलाइज का मतलब ये होता है कि जिस तरह इंट एक्स आपने बनाया और वहीं पर ही उसको वैल्यू दे दी फॉर, वाई को वहीं पर बनाया और अब वहीं पर आपने उसको वैल्यू दे दी एक्स। अच्छा, अगर मैं अभी एक सादा बनाऊँ ना, जैसे इसने बनाया हुआ इंट एक्स, या करेक्टर का एक इसने बनाया हुआ है करेक्टर सी एच, तो ये इसने सिर्फ डिक्लेयर किया हुआ है, इसको इनिशियलाइज नहीं किया हुआ। अगर ये यहाँ पे कह देता ना करेक्टर सी एच इज इक्वल टू ए, तो इसका मतलब था कि इसने करेक्टर को इनिशियलाइज किससे कर दिया, ए से कर दिया, या डिक्लेयर भी हो गया और इनिशियलाइज भी हो गया। तो कांस्टेंट की क्या कंडीशन है कि आपको उसको वहीं पर ही कांस्टेंट एज इज इक्वल टू 34 जैसे इसने किया हुआ है, यानी ये इंट का एक वेरिएबल है जिसका नाम एज है और वो कांस्टेंट है, और उसकी वैल्यू भी वहीं पे बतानी है, क्यों? क्योंकि कांस्टेंट है, इनिशियलाइज उसको उसी लाइन में करना पड़ता है, ठीक हो गया। तो अब उम्मीद करता हूँ यार आज के लिए लेक्चर इतना बहुत होगा। कल से मैं आपको इंशाल्लाह टाइप कास्टिंग पढ़ाऊँगा कि टाइप कास्टिंग क्या होती है। तो उम्मीद करता हूँ यार आपको समझ आ रही होगी, और अगर आपने इस प्लेलिस्ट को एक्सेस नहीं किया तो एक्सेस कर लें जाके, आपके लिए बहुत फ़ायदा मंद है। और आपको पूरा इंशाल्लाह सेकेंड ईयर का कोर्स प्रोग्रामिंग का कराऊंगा और आपको इंटरमीडिएट लेवल की C++ सिखाऊंगा इंशाल्लाह, ठीक है। तो यार अपना भी ख्याल रखना, और इसी तरह पढ़ते रहें, तालीम हासिल करते रहें, ग्रो करते रहें। अपना भी ख्याल करना और मुझे भी दुआओं में याद रखना।